पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ईडी जल्द ही कांग्रेस की ओर से संचालित नेशनल हेरल्ड अखबार के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तलब कर सकती है। इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रायबरेली के सांसद से इससे पहले जून 2022 में ईडी ने 4 बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की। उसमें यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई। इस कंपनी में वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ हिस्सेदार हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर नेशनल हेरल्ड केस है क्या। बात साल 2012 की है, जब भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण से जुड़े धोखाधड़ी और विश्वासघात में कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं। उनका आरोप था कि YIL ने नेशनल हेरल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि YIL ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय पड़ी हुई प्रिंट मीडिया कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि YIL ने 90 करोड़ 25 लाख रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। यही राशि कांग्रेस की तरफ से AJL पर बकाया थी। ये राशि पूर्व में अखबार शुरू करने के लिए लोन के रूप में दी गई थी। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि AJL को अवैध तरीके से ऋण दिया गया, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के फंड से लिया गया था। जिसके बाद साल 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की और 18 सितंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेरल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। वहीं इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि यंग इंडियन लिमिटेड को चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया और कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने में किसी तरह का कोई अवैध तरीका नहीं अपनाया गया है। यही नहीं, कांग्रेस ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शिकायत दर्ज करने पर भी आपत्ति जताई और उनके इस कृत्य को राजनीति से प्रेरित करार दिया। उस समय कई शेयर धारकों ने भी आरोप लगाया कि कंपनी के शेयर यंग इंडियन लिमिटेड के नाम ट्रांसफर करने से पहले उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया। उनका आरोप था कि उनके पूर्वजों के नाम AJL के जो शेयर थे, उन्हें बिना उनकी सहमति के साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया। AJL के शेयर धारकों में देश के पूर्व कानून मंत्री और वकील शांति भूषण, इलाहाबाद हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू और कई अन्य लोग शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ जब सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेरल्ड मामले में निचली अदालत में शिकायत दी, तो इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के नाम शामिल थे। अब बात करते हैं नेशनल हेरल्ड के बारे में। दरअसल द नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर की कहानी साल 1938 से शुरू होती है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इस अखबार की शुरुआत की थी। इस अखबार का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी धड़े के विचारों को आवाज देना था। नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर का प्रकाशन AJL द्वारा किया जाता था। आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गया। वहीं साल 2008 में 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ अखबार को बंद कर दिया गया। वहीं AJL भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की ही उपज थी। साल 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू ने 5000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इसकी शुरुआत की और ये सभी इस फर्म के शेयर धारक थे। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। साल 2010 में कंपनी के कुल 1057 शेयर धारक थे। कंपनी घाटे में चल रही थी और साल 2011 में इसकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई।
अब आपको बता दें कि AJL ही साल 2008 तक अंग्रेजी में नेशनल हेरल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम के अखबार पब्लिश करता था। 21 जनवरी 2016 को AJL ने इन तीनों अखबारों को फिर से शुरू करने का फैसला किया। अब अगर बात करें यंग इंडियन लिमिटेड की, तो यंग इंडियन लिमिटेड की शुरुआत 2010 में हुई। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास यंग इंडियन लिमिटेड के 76% शेयर हैं, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य कांग्रेस नेताओं, जिनमें मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस हैं, उनके हिस्से में हैं। ये भी कहा जाता है कि कंपनी का कोई वाणिज्यिक संचालन नहीं था। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।